दोस्तों, फरवरी 2020 की एक काली रात थी। देश की राजधानी दिल्ली दंगों की आग में जल रही थी, लेकिन उन्हीं लपटों के बीच एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई जिसने पूरे देश की रूह कंपा दी। एक 26 साल का नौजवान आईबी अफसर अंकित शर्मा दंगाइयों के हत्थे चढ़ गया। शरीर पर चाकुओं से 51 गहरे घाव किए गए। पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर एसिड और फिर लाश को एक गंदे नाले में फेंक दिया गया। दरिंदगी की ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, बल्कि दिल्ली की सड़कों की हकीकत थी। अब पूरे 6 साल बाद इस दिल दहला देने वाले मामले में अदालत का बड़ा फैसला है। आम आदमी पार्टी के जिस फॉर्मर काउंसलर ताहिर हुसैन पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, कोर्ट ने पाया कि उसी का घर उस खौफनाक दिन दंगाइयों का ऑपरेशन सेंटर बन गया था। ताहिर हुसैन अब इस हीनियस मर्डर केस में कन्विक्ट करार दिया जा चुका है। आइए समझते हैं आखिर एक नेता कैसे बन गया इस भयानक वारदात का मास्टरमाइंड, और अदालत ने इस मामले में क्या चौंकाने वाले खुलासे किए। वहीं क्या यह दंगा देश को जलाने की एक साजिश थी जिसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने रोक दिया था। शुरू करते हैं। कि मैं खुद दंगे से पीड़ित हुआ हूँ। मैं खुद जो है अपनी जान बचा के, अपने परिवार की जान बचा के वहाँ से निकला हूँ। एहसान जाफरी था जो मर गया, मैं बच गया तो ताहिर हुसैन हूँ। दोस्तों, दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी अफसर अंकित शर्मा के मर्डर केस में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ताहिर हुसैन को इंटेलिजेंस ब्यूरो के 26 साल के अफसर अंकित शर्मा के मर्डर केस में मेन अक्यूज बनाया गया था, जिसे अब दोषी ठहराया गया है। उस पर हत्या की आईपीसी की धारा 302, किडनैपिंग, खतरनाक हथियारों के साथ दंगा करने, गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने और कम्युनिटीज के बीच दुश्मनी फैलाने के आरोप कोर्ट में साबित हो गए। ताहिर के साथ और 4 लोगों का नाम इसमें आया है। नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को भी इस मर्डर और दंगे के मामले में दोषी पाया गया है। अब ये क्राइम कितना ज्यादा दर्दनाक और वहशियाना था, मैं आपको बता नहीं सकता। दंगों के दौरान अंकित शर्मा को एक हिंसक भीड़ ने पकड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उनके शरीर पर धारदार और भारी हथियारों से 51 गहरे घाव किए गए। दरिंदगी की हद तो तब थी जब उनकी पहचान मिटाने के लिए उनके चेहरे पर और शरीर पर एसिड यानी तेजाब डाल दिया गया, जिसके बाद उनकी बॉडी को चांदबाग इलाके के एक नाले में फेंक दिया गया। इस तरह के हीनियस मर्डर केस में कानून के तहत कम से कम उम्र कैद और अधिकतम फांसी की सजा का प्रोविजन। ध्यान देने वाली बात यह है कि अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने जो कहा वो आपकी रूह कंपा देगी। जी हाँ, 300 से ज्यादा पन्नों का फैसला सुनाते हुए कई बेहद जरूरी बातें इसमें दर्ज की गई। जज साहब ने कहा कि वारदात वाली जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरों को या तो तोड़ दिया गया या उसकी दिशा घुमा दी गई। कोर्ट ने यह माना कि यह इस बात का सीधा इशारा है कि वहां पहले से कोई साजिश रची जा रही थी। अदालत ने अपने आदेश में यह भी माना कि ताहिर हुसैन की जो बिल्डिंग थी वो उस दौरान हिंसक भीड़ का ऑपरेशन सेंटर बन गई थी, जहां से दंगाई ऑपरेट कर रहे थे। कोर्ट ने चश्मदीदों की गवाही और सबूतों के आधार पर ताहिर को मर्डर और दंगा भड़काने का दोषी माना। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच बहुत ही बारीकी से की थी। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे साइंटिफिक, टेक्निकल और ग्राउंड लेवल के सबूत मिले जिन्होंने ये साबित किया कि ताहिर हुसैन सिर्फ अचानक भड़की भीड़ का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसने तैयारी कर रखी थी पूरी। जब पुलिस ने ताहिर हुसैन के चांदबाग स्थित घर की तलाशी ली तो 4 मंजिला उसकी इमारत की छत पर पत्थरों, ईंटों, कांच की बोतलों जो कि पेट्रोल बम बनाने के लिए थे और तेजाब के पाउच का भारी जखीरा मिला। इसके अलावा छत पर एक बड़ी सी गुलेल भी फिट की गई थी, जिससे दूर तक पेट्रोल बम और पत्थर फेंके जा सके। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ हो गया कि इतनी भारी मात्रा में हथियार रातों रात इकट्ठा नहीं हुए थे, यानी एक सोची समझी प्लानिंग थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट सीसीटीवी फुटेज था। जांच में पता चला कि दंगे भड़कने से ठीक पहले ताहिर हुसैन के घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को या तो तोड़ दिया गया या उसकी डायरेक्शन बदल दी गई ताकि रिकॉर्डिंग न हो सके। ये सबूत इस बात को चीख कर कह रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा और गैर कानूनी होने वाला है, जिसे कैमरों की नजर से छिपाने की कोशिश की गई। पुलिस को ऐसे कई वायरल वीडियो मिले जिसमें ताहिर हुसैन खुद हाथ में डंडा लिया था, अपनी छत पर खड़ा था और आसपास मौजूद लड़के नीचे पत्थरों पेट्रोल बम फेंक रहे थे। इसके अलावा कई लोगों और चश्मदीदों ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में कंफर्म किया कि ताहिर हुसैन ही उस हिंसक भीड़ को लीड कर रहा था और उन्हें भड़का रहा था। चश्मदीदों ने बताया कि उसी भीड़ ने अंकित शर्मा को खींचा और बेरहमी से मार डाला। पुलिस ने ताहिर हुसैन और उसके करीबियों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकाली। उसके लोकेशन और कनेक्शन से 2 बातें साफ हुई। वारदात वाले दिन और समय पर ताहिर हुसैन की लोकेशन उसी जगह यानी उसके घर पर थी, जबकि उसने दावा किया था कि वहां से जा चुका था। कॉल डिटेल से ये पता चला कि दंगे वाले दिन वो लगातार कई ऐसे लोगों के संपर्क में था जो दंगों में एक्टिव थे। पुलिस और बाद में ईडी की जांच में भी ये सामने आया कि ताहिर हुसैन के पास दंगों के कुछ समय पहले भारी मात्रा में कैश आया था। आरोप था कि उसने फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए निकाले और उस पैसे का इस्तेमाल दंगाइयों को इकट्ठा करने, हथियार खरीदने और दिल्ली में दंगे भड़काने के लिए किया। अब दोस्तों, एक सवाल यह भी है कि उस समय जब ताहिर हुसैन का नाम इस दंगों में आया था, लोग इस बारे में बात कर रहे थे, तो कई सारे ऐसे लोग थे जो उसको बचाने के लिए सोशल मीडिया पर सामने आ गए थे। जी हाँ, फरवरी 2020 में जब दिल्ली दंगे हुए और ताहिर हुसैन का नाम सामने आया तो शुरुआत में कई राजनेताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, सेलिब्रिटीज ने उसका बचाव किया। उनका लॉजिक यह था कि ताहिर खुद दंगों का शिकार है और उसे खास धर्म का होने की वजह से फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ताहिर हुसैन के बचाव में सबसे वोकल था। उन्होंने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट पर सीधे तौर पर निशाना साधा था और सोशल मीडिया व मीडिया इंटरव्यूज में खुलकर ताहिर का सपोर्ट कर
रहा था ये आदमी। इसके हिसाब से ताहिर हुसैन बेकसूर है, उसे सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। बीजेपी के जिन नेताओं ने असल में दंगे भड़काए, पुलिस उन पर कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही, ये बोला जा रहा था। इसके अलावा बॉलीवुड के दिग्गज लेखक जावेद अख्तर ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया था जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल था। उन्होंने ताहिर की बिल्डिंग सील होने पर सवाल उठाए थे। जावेद अख्तर ने लिखा था कि इतने लोग मारे गए, इतने घायल हुए, इतने घर जला दिए गए, इतनी दुकानें लूटी गई, इतने लोग बेघर हो गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिर्फ एक घर को सील किया और उसके मालिक को ढूंढ रही है। इत्तेफाक से उसका नाम ताहिर है। दिल्ली पुलिस की इस कंसिस्टेंसी को सलाम। गिरफ्तारी से पहले ताहिर हुसैन ने खुद सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो रिलीज किया था जिसे उसके समर्थकों ने खूब शेयर किया था। कई घंटों से यहाँ दंगाई अपना आतंक मचा रहे हैं और मेरे जो नीचे मेरा मेन गेट है, जो फाटक है मेन गेट का, उस गेट को तोड़ के भी जबरदस्ती अंदर घुस के लोग छत पर चढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। जान माल का हर तरह का खतरा हो रहा है। पुलिस को तुरंत इस पे कंट्रोल करना चाहिए। ताहिर बोल रहा था कि मैं बेकसूर हूं, कुछ उपद्रवियों ने मेरी बिल्डिंग का गेट तोड़कर छत पर कब्जा कर लिया। मैंने खुद पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करके मदद मांगी थी, पुलिस आई थी और उन्होंने मेरी बिल्डिंग को खाली करवाया था। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ताहिर हुसैन के सपोर्ट में बात कही थी। एक स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी जिसमें आपको वो सारे लोगों के नाम मिल जाएंगे। वेल दोस्तों, अब तक सामने आई जानकारी, पुलिस की चार्जशीट और कोर्ट में पेश किए गए सबूतों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो इस बात की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ये सब एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश का हिस्सा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे और इन दंगों के बीच का कनेक्शन कोई इत्तेफाक नहीं था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दंगों की जो बड़ी साजिश की जांच में भी यही दावा किया। फरवरी 2020 के आखिरी हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पहली ऑफिशियल भारत यात्रा पर थे। जब कोई इतना बड़ा ग्लोबल नेता देश में आता है तो पूरी दुनिया की मीडिया की नजरें उसी देश पर होती है। पुलिस की जांच के मुताबिक दंगों की टाइमिंग जानबूझकर यही चुनी गई थी ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज को खराब किया जा सके और यह मैसेज दिया जा सके भारत में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। ये एक सोची समझी इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट की साजिश थी। जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, ताहिर हुसैन की छत पर ईंट पत्थरों का पहाड़, पेट्रोल बम बनाने के लिए कांच की बोतलें, तेजाब के पाउच और एक बड़ी गुलेल मिली। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों को पहले से ही तोड़ दिया गया था। एक नॉर्मल इंसान अचानक से गुस्सा होकर दंगा कर सकता है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में हथियार और केमिकल जमा करना हफ्तों की प्लानिंग के बिना संभव नहीं है। ये साफ दिखाता है कि उसे पता था कि किस दिन और किस समय बवाल काटना है। कोई भी दंगा बिना पैसे के नहीं होता दोस्तों। ईडी और दिल्ली पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि दंगों से ठीक पहले ताहिर हुसैन और बाकी लोगों के अकाउंट से करोड़ों रुपए का कैश निकाला गया। ये पैसा फर्जी शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया था। इस पैसे का इस्तेमाल दंगाइयों को पैसे देने, हथियार खरीदने और भीड़ जुटाने के लिए किया गया था। ये किसी अचानक भड़के गुस्से का नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड लेवल की साजिश का संकेत है। इस पूरी साजिश में ताहिर हुसैन जैसे लोकल लीडर्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि इलाके में इनका अच्छा इंपैक्ट। ताहिर की बिल्डिंग इलाके में सबसे ऊंची थी, जो दंगाइयों के लिए एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन साबित हुई। वहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती थी और दूर तक पेट्रोल बम फेंके जा सकते थे। अब दोस्तों, पूरे संसार में सबसे बड़ा सच यही है कि भगवान ने ईमानदारी बाद में बनाई, केजरीवाल जी को पहले बनाया है कि नहीं? जब ताहिर हुसैन का नाम पहली बार सामने आया तो शुरुआत में केजरीवाल चुप रहे, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी का आईटी सेल खुलकर ताहिर हुसैन को निर्दोष और दंगों का शिकार बताने में लगा रहा। लेकिन जब मीडिया में ताहिर हुसैन की छत से वीडियोस वायरल हुए और जनता का गुस्सा चरम पर पहुंचा, तब केजरीवाल मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, अगर आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे दुगनी सजा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का है कोई, या बीजेपी का है, या कोई कांग्रेस का है, जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। जेल में डालो जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक मामला दबाया जा सकता था, पार्टी ने उसे मुस्लिम विक्टिम बनाकर बचाया, लेकिन जब सबूत इतने पुख्ता हो गए कि बचाव करना नामुमकिन हो गया, तब केजरीवाल ने राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए उसे पार्टी से सस्पेंड किया और पल्ला झाड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं और सोशल मीडिया विंग ने यह कहानी बड़ी जोर शोर से फैलाई कि ताहिर हुसैन ने तो खुद पुलिस को कॉल करके मदद मांगी थी और वो खुद अपनी जान बचाकर भागा था। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में साबित हो गया कि ताहिर का 100 नंबर पर कॉल करना सिर्फ एक कवर अप था ताकि बाद में वो ये कह सके कि उसी ने पुलिस को बुलाया, जबकि हकीकत में वो उसी बिल्डिंग से दंगे ऑपरेट कर रहा था। पार्टी ने बिना जांच के एक दंगाई को पीड़ित घोषित कर दिया। बताइए, अंकित शर्मा की जिस बर्बरता से हत्या की गई थी उस पर शुरुआती दिनों में दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल का रवैया बहुत ठंडा था, जबकि उनके अपने पार्षद पर हत्या का सीधा आरोप लग रहा था। जब जनता का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा और यह पक्का हो गया कि अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर की ही भीड़ शामिल थी, तब डैमेज कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने अंकित शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके भाई को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। लोगों ने इसे जस्टिस की बजाय राजनीतिक मजबूरी माना। ताहिर हुसैन को सस्पेंड करने के बाद आम आदमी पार्टी ने यह दिखाने की कोशिश की कि
उनका दंगों से कोई लेना देना नहीं है। भले ही ताहिर को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के कई नेता दंगों की साजिश में शामिल बाकी आरोपियों जैसे उमर खालिद के पक्ष में बोलते रहे या पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन को फर्जी बताते रहे। एक तरफ ताहिर को दुगनी सजा देने की बात करना और दूसरी तरफ पूरी जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठाना, इसे जनता ने साफ साफ राजनीतिक दोगलापन माना। खैर, इस पूरे मामले के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। देखना अब यह है कि इसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई होती है। इस पूरे मैटर पे, इस पूरे इंसिडेंट पे, इस पूरे फैसले पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस टाइम जब दंगे भड़के थे और ये सारी बातें हो रही थी, तब आप कहां पर थे? और उस टाइम जब आप न्यूज या सोशल मीडिया फॉलो कर रहे थे, तब आपको इस ताहिर हुसैन नाम के आदमी से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें दिखाई दी? उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था, आपका क्या ओपिनियन था? अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बारे में आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।